इंडिया में फ्रीडम अक्सर एक प्राइस टैग के साथ आता है। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 ये गारंटी देता है कि लॉ के सामने सब बराबर हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल अलग है। इंडिया का मिडिल क्लास ना पावर है ना पैसा, वो सिर्फ एक चीज पर भरोसा करता है, हमारे देश का लॉ। उसे ये उम्मीद है कि अगर कभी उसके साथ इनजस्टिस हुआ तो कोर्ट में उसकी बात सुनी जाएगी और उसे जस्टिस मिलेगा। का न्याय न्याय चाहिए, न्याय का हमका भरोसा है। हमका सुप्रीम कोर्ट ने हमको भरोसा जताया है। लेकिन जब लॉ भी इन्फ्लुएंस और पावर के सामने झुकने लगे तो सबसे पहले ये भरोसा ही टूटता है। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं जहां कोर्ट के कन्विक्शन के बाद भी ऑफेंडर्स को तुरंत बेल, पैरोल, इवन जेल से वेकेशन तक दी गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसा, पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। इसी के साथ आपने एक रीसेंट ट्रेंड भी नोटिस किया होगा। जब भी कोर्ट कोई ऐसा जजमेंट पास करता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक के फेवर में नहीं होता, तो इससे आउटरीच और प्रोटेस्ट होते हैं, जिसके बाद प्रेशर के अंडर कोर्ट अपना डिसीजन रिकंसिडर या चेंज कर लेता है। हाल ही में 2017 के उन्नाव केस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। इस केस में कन्विक्टेड एक्स बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिल जाती है। कोर्ट का ये डिसीजन इसलिए शॉकिंग था क्योंकि कोई छोटा मोटा नॉर्मल केस नहीं है। इस केस में कई लेयर्स हैं और ये एक क्लियर एग्जाम्पल है कि कैसे पॉलिटिकल पावर और इन्फ्लुएंस का मिसयूज करके न सिर्फ लॉस को बाईपास किया जा सकता है, बल्कि विक्टिम की जस्टिस को डीले करते हुए उसकी बेसिक राइट्स का मजाक भी बनाया जा सकता है। 4 जून 2017 उन्नाव में एक 17 साल की लड़की वहां के सिटिंग बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर से जॉब मांगने के लिए उनके घर जाती है, जहां उसका हो जाता है। इसके बाद विक्टिम और उसकी मां पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन एमएलए के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं होती है। सिस्टम का फेलियर देखिए, जब विक्टिम खुद को सीएम के घर के सामने आग के हवाले कर देती है, तब जाके उसका केस रजिस्टर होता है। लेकिन इसके बाद भी 2018 में इलाहाबाद हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि पुलिस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सभी कुलदीप सिंह का साथ दे रहे थे। अप्रैल 2018 में कुलदीप सिंह को अरेस्ट कर लिया गया और विक्टिम को फाइनली लगा कि अब उसे जस्टिस मिलेगी। लेकिन इसी पॉइंट से इंटिमिडेशन और डेथ थ्रेट्स का सिलसिला शुरू हो जाता है। 2018 में ही विक्टिम के फादर को क्वेश्चनेबल ग्राउंड्स पर अरेस्ट किया गया और पुलिस कस्टडी के दौरान असॉल्ट के बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद 2019 में जब विक्टिम अपने फैमिली मेंबर्स और लॉयर के साथ ट्रायल कोर्ट जा रही थी, तब उनकी कार का एक ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। इस एक्सीडेंट में विक्टिम और लॉयर तो बच गए, लेकिन विक्टिम के दोनों फैमिली मेंबर्स की भी डेथ हो जाती है। ये एक्सीडेंट काफी सस्पिशियस था और ऐसा माना जाता है कि कुलदीप सिंह ने विक्टिम को साइलेंस करने के लिए इस एक्सीडेंट को प्लान किया था और 2019 में ही ट्रायल कोर्ट ने मर्डर और पॉस्को एक्ट के चार्जेस के अंडर कुलदीप सिंह को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी थी। लेकिन सवाल ये है कि अब 6 साल बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी। ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन ऑर्डर में कुलदीप सिंह पर पॉस्को एक्ट के सेक्शन 5C और सेक्शन 6 के अंडर एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कमिटेड बाय पब्लिक सर्वेंट के चार्जेस लगे थे। पॉस्को एक्ट के अकॉर्डिंग जब कोई पब्लिक सर्वेंट जिसके पास अथॉरिटेटिव पोजीशन होती है, जब वो सेक्सुअल असॉल्ट कमिट करता है, तो इस असॉल्ट का नेचर एग्रेवेटेड यानी कि ज्यादा गंभीर माना जाता है। और क्योंकि क्राइम एक पब्लिक सर्वेंट ने कमिट किया है, तो इसीलिए उसे स्ट्रिक्ट और एक्स्ट्रा पनिशमेंट देने का रूल है। 2017 में जब ये क्राइम हुआ, तब पॉस्को एक्ट में पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए मिनिमम 7 साल और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा थी। 2019 में पॉस्को एक्ट में अमेंडमेंट्स हुए, जिसके बाद मिनिमम सेंटेंस को 10 साल कर दिया गया और इसी के साथ एक्सट्रीम केसेस के लिए डेथ पेनल्टी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन क्योंकि कुलदीप सिंह ने ये क्राइम 2017 में कमिट किया था, तो इसीलिए उन पर पॉस्को एक्ट के अमेंडमेंट से पहले वाले चार्जेस एप्लीकेबल थे। अब दिसंबर 2025 में दिल्ली हाई कोर्ट में कुलदीप सिंह के लॉयर्स ने ट्रायल कोर्ट के जजमेंट में एक टेक्निकल लूप होल पॉइंट आउट किया। उनका आर्गुमेंट ये था कि एक सिटिंग एमएलए आईपीसी सेक्शन 21 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पब्लिक सर्वेंट नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पॉस्को एक्ट में एमएलए टर्म कहीं पर भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि जब ये क्राइम हुआ तब कुलदीप सिंह पब्लिक सर्वेंट नहीं थे और इसीलिए उनका क्राइम पॉस्को एक्ट के सेक्शन 5C की एग्रीवेटेड कैटेगरी में नहीं आता है। कुलदीप सिंह के लॉयर्स ने ये भी कहा
कि इस केस पर सिर्फ पॉस्को एक्ट के सेक्शन 3 यानी कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस अप्लाई होते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि कुलदीप सिंह को बस मिनिमम सेंटेंस ही सर्व करना होगा, जिसकी ड्यूरेशन 7 साल होती है। और क्योंकि कुलदीप सिंह ऑलरेडी जेल में 7 साल 5 महीने की सजा काट चुके हैं, तो इसीलिए अब उन्हें बेल मिलनी चाहिए। यहाँ हैरानी की बात यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने लॉयर्स की आर्गुमेंट से अग्री किया, एक कन्विक्टेड क्रिमिनल के क्राइम को नजरअंदाज करते हुए ज्यादा फोकस टेक्सचुअल डेफिनेशन को दिया। इसका नतीजा ये निकला कि कुलदीप सिंह को बेल मिल जाती है। इसके बाद वही हुआ जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। पूरे इंडिया में आउटरीच और प्रोटेस्ट देखने को मिला। हजारों लोग विक्टिम को जस्टिस दिलाने के लिए सड़कों पर उतर आए। फाइनली सीबीआई ने एक्शन लिया। इसके बाद हाई कोर्ट के डिसीजन को दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि भले ही कुलदीप सिंह के पब्लिक सर्वेंट होने पर डाउट्स के चलते उन पर पॉस्को एक्ट का सेक्शन 5C एप्लीकेबल ना हो, लेकिन फिर भी उन पर आईपीसी सेक्शन 376 के अंडर ऑफ माइनर के चार्जेस एप्लीकेबल हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम से कम 20 साल की सजा दी जा सकती है। एडिशनली सिर्फ इसलिए कि कुलदीप सिंह 7 साल की सजा काट चुके हैं, उन्हें बेल नहीं दी जा सकती और इसके 2 क्लियर रीजंस हैं। पहला, उन्हें ट्रायल कोर्ट से ऑलरेडी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिल चुकी है। दूसरा, कुलदीप सिंह आईपीसी सेक्शन 304 पार्ट 2 के अंडर विक्टिम के फादर की कस्टोडियल डेथ के केस में भी कन्विक्टेड हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के इंटरवेंशन के बाद अभी के लिए हाई कोर्ट के बेल ऑर्डर्स पर स्टे लगा दिया है और कुलदीप सिंह को पुलिस कस्टडी में रहने के ऑर्डर्स दिए हैं। अब यहाँ एक बात बिल्कुल क्लियर है कि चाहे कितना भी बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, अगर उसके पास पावर, पैसा और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो उसके लिए लॉज को बेंड करना मुश्किल बात नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पास्ट में भी ऐसे कई हाई प्रोफाइल केसेस हो चुके हैं जहां बड़ी आसानी से बेल और पैरोल दी गई है। जैसे कि गुरमीत राम रहीम का केस देख लीजिए। 2017 में उन पर अपनी 2 फीमेल फॉलोअर्स के सेक्सुअल असॉल्ट का केस चला। कोर्ट में वो गिल्टी प्रूव हुए, जिसके बाद उन्हें 20 साल की सजा दी गई। ये केस इतना हाई प्रोफाइल था कि जिस दिन कोर्ट ने राम रहीम को कन्विक्ट किया, उस दिन पूरे नॉर्थ इंडिया में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। हालात इतने खराब हो गए थे कि इन प्रोटेस्ट में लगभग 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राम रहीम को चॉपर से एयरलिफ्ट करके रोहतक जेल ले जाना पड़ा था। आज इस केस को 8 साल हो चुके हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन 8 सालों में राम रहीम टोटल 405 दिन यानी कि लगभग 1 साल से भी ज्यादा पैरोल पर जेल से बाहर रहे हैं। कभी 30 दिन, कभी 40 दिन और 50 दिनों के लिए भी उन्हें जेल से वेकेशन मिली है। 2025 में तो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी वो 40 दिन के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। हाल ही में उन्हें 15वीं बार फिर से 40 दिन की पैरोल ग्रांट की गई है। रिपोर्ट्स की माने तो जब भी राम रहीम जेल से बाहर आते हैं, उन्हें लेने के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का काफिला आता है, क्योंकि उन्हें जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, पैरोल के दौरान वो अपने फॉलोअर्स से वर्चुअली इंटरैक्ट भी करते हैं और ये सारी प्रिविलेजेस उन्हें तब मिली हैं जब वो एक कन्विक्टेड क्रिमिनल है। और तो और राम रहीम के पैरोल पैटर्न में एक चीज नोटिस की गई है। फरवरी 2025 में होने वाले दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले जनवरी में उन्हें 30 दिन की पैरोल दी गई थी। इसी तरह अक्टूबर 2024 में उन्हें 20 दिन की पैरोल मिली हरियाणा असेंबली इलेक्शन से ठीक पहले। यानी कि जब भी हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में इलेक्शंस होते हैं, उसी के आसपास उन्हें पैरोल मिल जाती है। और इसका रीजन भी बहुत क्लियर है। इन स्टेट्स की कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, खासकर की हरियाणा में, डेरा के फॉलोअर्स का स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। इसी तरह 2013 में आसाराम बापू को भी एक 16 साल की माइनर के केस में कन्विक्ट किया गया था। इसके अलावा उन पर एक और फीमेल फॉलोअर के भी चार्जेस हैं। उन्हें उम्र कैद की सजा तो हुई है, लेकिन मेडिकल ग्राउंड्स पर कभी गुजरात हाई कोर्ट और कभी राजस्थान हाई कोर्ट से उन्हें 6-6 महीने की टेम्पररी बेल मिल जाती है। इसके साथ ही एक चीज और भी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। जब भी हमारे स्पिरिचुअल लीडर्स या सो कॉल्ड धर्म गुरुज से आसाराम पर उनकी ओपिनियन मांगी जाती है, तो वो ये कहते दिखते हैं, आसाराम जी ने हिंदुओं की घर वापसी कराई थी। हजारों नहीं, लाखों हिंदू कन्वर्ट हो चुके थे। और जब वापसी कराई तो क्या हुआ, देखो उन पे आरोप लगे। तो आपको नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया? लड़की की खरोंच किसी ने देखी? आसाराम बापू क्या कहेंगे उनके बारे में? भगवान की सब अपनी जगह सब ठीक है।
आपको पता है कितने गंभीर आरोप है उनके ऊपर? बिल्कुल आरोप हैं। तो कुछ कहना नहीं चाहेंगे? क्या कहेंगे, सब अपनी जगह, सब लोग अपनी जगह ठीक होते हैं। मतलब क्रिटिसाइज करना तो दूर की बात है, यहाँ तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ऐसे ही 2024 का पुणे पॉश हिट एंड रन केस भी हमें रिमाइंड कराता है कि हमारी जुडिशरी कितनी वीक है। एक 17 साल के लड़के ने नशे की हालत में अपनी पॉश कार से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे 2 IT प्रोफेशनल्स की डेथ हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, अगर कोई माइनर ऐसे केस में इन्वॉल्व होता है तो उसे जुवेनाइल लॉ के अकॉर्डिंग सजा दी जाती है। लेकिन क्योंकि इस केस में बिजनेस फैमिली इन्वॉल्व थी, तो इसीलिए पैसे और पावर का भरपूर इस्तेमाल हुआ और 15 घंटों के अंदर अंदर उस लड़के को बेल भी मिल गई। और अगर पनिशमेंट की बात ना ही करें तो अच्छा होगा, क्योंकि रोड एक्सीडेंट पर 300 वर्ड्स का ऐसे ही उस लड़के की पनिशमेंट थी। सिर्फ इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कार क्रैश के बाद कुछ पुलिस ऑफिशियल्स ने माइनर को पिज्जा और बर्गर खिलाया। फाइनली जब जुवेनाइल बोर्ड के डिसीजन पर आउटरेज हुआ, तब बॉम्बे हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, जिसके बाद इस केस की लेयर्स एक एक करके खुलती चली गई। रीसेंट कोर्ट प्रोसीडिंग्स में ये रिवील हुआ है कि इस केस में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने 3 लाख की रिश्वत ली थी। फेक सर्टिफिकेट्स बनाए गए ताकि ये दिखाया जा सके कि माइनर और उसके दोस्त एक्सीडेंट वाली रात नशे में नहीं थे। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लड सैंपल्स को स्वैप किया गया और ओरिजिनल सैंपल्स पर फेक लेबल्स लगाए गए थे। आखिरकार कोर्ट में ये प्रूव हुआ कि माइनर को बचाने के लिए ओरिजिनल एविडेंस के साथ टैंपरिंग हुई और फेक एविडेंस क्रिएट किया गया। अभी पिछले साल वडोदरा में भी एक सिमिलर केस सामने आया था। 23 साल का लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया ड्रग्स के नशे में लगभग 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था कि तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी कार 3 व्हीकल से टकराई और इस एक्सीडेंट में 8 लोग इंजर्ड हुए और एक फीमेल की डेथ हो गई थी। रक्षित इतने नशे में था कि एक्सीडेंट के टाइम उसने कार के ब्रेक तक नहीं लगाए। मल्टी कोलिजन ब्रेकिंग सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से कार अपने आप रुकी थी। इसके बाद पुलिस ने 3000 पेज की चार्जशीट कोर्ट में फाइल की। 111 विटनेसेस के स्टेटमेंट लिए गए, लेकिन आखिर में हुआ क्या? गुजरात हाई कोर्ट ने रक्षित को बेल दे दी। कोर्ट का कहना है कि रक्षित सिर्फ 23 साल का है, उसका कोई क्रिमिनल पास्ट नहीं है और वो पहले ही 9 महीने कस्टडी में रह चुका है, इसीलिए उसे रिफॉर्म का एक चांस दिया जाना चाहिए। लेकिन शायद रक्षित को बेल इसलिए मिली क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता था। इस एक्सीडेंट में जिस फीमेल की डेथ हुई थी, वो उस रात अपने हस्बैंड और बेटी के साथ होली के रंग खरीदने निकली थी। उनके हस्बैंड को सीरियस इंजरीज आई थी और वो 8 महीनों से बेड पर थे। लेकिन इससे पहले कि उनकी इंजरीज हील हो पाती, कोर्ट का ऑर्डर आ गया और रक्षित को बेल मिल गई। पिछले कुछ सालों में इंडिया में कल्चर नॉर्मलाइज हो चुका है, बेल फॉर द रिच, जेल फॉर द पुअर। मतलब अगर कोई रिच, पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से है, तो भले ही उसने कितना भी सीरियस क्राइम क्यों ना कमिट किया हो, बेल मिलना उसके लिए आसान है। वहीं पुअर और इवन मिडिल क्लास के लिए जेल ही पहला और आखिरी ऑप्शन होता है। इवन कई केसेस में तो ट्रायल तक शुरू नहीं होता। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024 तक इंडिया में लगभग 76% प्रिजनर्स यानी कि करीब 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक कोर्ट में ट्रायल ही नहीं हुआ है। मतलब ये तक प्रूफ नहीं हुआ है कि जिस क्राइम के लिए वो जेल में है, वो क्राइम उन्होंने कमिट किया भी है या नहीं। और इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स में से 8.6% यानी कि लगभग 40,000 लोग ऐसे हैं जिन्हें बिना कन्विक्शन के जेल में रहते हुए 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। आज सोनम वांगचुक जो कि एक इनोवेटर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेटर हैं, जिन्होंने लद्दाख के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म किया है, उन्हें डिटेंशन में 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? देखिए, इस प्रॉब्लम का कोई इमीडिएट सोल्यूशन नहीं है, खासकर इंडिया जैसे देश में जहां वेल्थ इनइक्वालिटी वर्ल्ड में हाईएस्ट है। यहाँ टॉप 1% पॉपुलेशन कंट्री की 40% वेल्थ को कंट्रोल करती है। देखिए, कोट है, इफ यू डोंट आस्क द आंसर विल ऑलवेज बी नो। यानी कि जब तक हम और आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक कोई हमें सुनने वाला नहीं है। इन सभी केसेस में जिन पर आज हमने बात की, एक चीज कॉमन है, विक्टिम ने बिना किसी से डरे अपनी आवाज उठाई और अपनी बात को सामने रखा और इसी वजह से क्रिमिनल्स को सजा मिली। भले ही आज इंडिया में वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, हमारे पास सोशल मीडिया है जो हर किसी को अपनी बात रखने का इक्वल चांस देता है। इसके आगे हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोर्ट्स ये इंश्योर करें कि कानून की नजरों में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी भी अमीर क्रिमिनल को ऐसी प्रिविलेजेस ना मिले जिसके लिए लॉ एक मजाक बनकर रह जाए
और साथ ही पुअर और मिडिल क्लास की राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए ये इंश्योर करना जरूरी है कि किसी भी इनोसेंट को जेल ना जाना पड़े।